हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, ये थर्मोडायनेमिक्स 1 का लास्ट लेक्चर है मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, मतलब 99.9% चांस है कि आज थर्मोडायनेमिक्स 1 का लास्ट लेक्चर है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और उसी के ऊपर छोटा मोटा डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, बट उस पर आने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ जो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहला, मतलब वो चीज़ आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन आप अगर उसका ध्यान नहीं रखोगे तो हो सकता है आपको दिक्कतें हो, है ना। वैसे भी फिजिक्स में तो वो पढ़ना ही है, तो थोड़ा सा देख लो। सीपीसीबी के बारे में बात कर रहा हूँ बेसिकली। ठीक है, तो उस पर जाने से पहले मैं सबसे पहले आपको बेसिक डेफिनेशन बताना चाहूँगा जो आपको पता रहनी चाहिए। बट हाँ, मुझे पता है कि आपको पता नहीं है। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी नाम सुने हो, ज़रूर सुने रहोगे। हीट कैपेसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से, है ना। तो हीट कैपेसिटी मतलब क्या होता है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, है ना। Amount of heat required to raise the temperature of a substance by 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए किसी भी सब्सटेंस का कितना हीट रिक्वायर्ड होगी उसको हम क्या बोलते हैं? हीट कैपेसिटी। तो इसका जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा? C इज इक्वल टू क्यू बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पे हम टेम्परेचर रेज कर रहे हैं ना, रेज द टेम्परेचर। क्यू क्या है? अमाउंट ऑफ हीट। तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा टी को अगर तुम 1 पुट कर दोगे तो C इक्वल टू क्या आ जाएगा? क्यू। मतलब C किसके इक्वल होता है? क्यू के इक्वल होता है जब डेल्टा टी 1 होता है। तो डेफिनेशन वही तो लिखी है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड मतलब क्यू टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, मतलब डेल्टा टी 1 इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी, मतलब C। समझिए, C इज इक्वल टू क्यू बाय डेल्टा टी। फॉर्मूला कैसे आया उसका फील थोड़ा सा यहाँ पे समझो। डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 में अगर लूँ, और बेसिकली 1 ही लेना है मुझे, क्यों? क्योंकि हमें सब्सटेंस का टेम्परेचर कितना बढ़ाना है? 1 डिग्री। ठीक है, तो C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? क्यू आ जाएगा। मतलब C क्या है? अमाउंट ऑफ हीट है जो दी गई एक सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 डिग्री सेल्सियस। तो वही तो उसका डेफिनेशन भी है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो यहाँ से C इज इक्वल टू क्यू बाय डेल्टा टी आया। अब आपने सुना होगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को बेसिकली हम लोग S से रिप्रेजेंट करते हैं, आपने 10th में भी पढ़ा होगा। इसका मतलब होता है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस, ठीक है, बाय 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उसको बोलते हैं। इसका फॉर्मूला आता है S इज इक्वल टू क्यू बाय एम डेल्टा टी। ठीक है, और अगर आपको 10th याद हो तो 10th में आपने ये पढ़ा था, क्या पढ़ा था? इस क्यू को यहीं रहने दो, इसको यहाँ भेज दो, तो Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी पढ़ा था ना ये। तो C बोल दो, S बोल दो, बात तो वही है। तो बेसिकली हम लोग S से इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि C यहाँ यूज हो जाता है ना। तो इसलिए Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी या फिर Q इक्वल टू एम सी डेल्टा टी यहीं से आता है। ठीक है, तो अगेन अगर आप M को 1 रख दो क्योंकि 1 ग्राम बोला है, डेल्टा टी को 1 रख दो क्योंकि 1 ही डिग्री बढ़ाना है, तो चेंज कितना आएगा? 1 डिग्री का ही आएगा। तो S इक्वल टू क्यू आएगा, मतलब हीट कैपेसिटी किसके इक्वल आएगी? अमाउंट ऑफ हीट के आएगी इक्वल, है ना। और वही बात भी यहाँ पे, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अच्छा, अब एक और आती है मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, मैं बेसिकली आपको CP और CV समझाना चाह रहा हूँ, इसलिए देखते जाओ। मोलर हीट कैपेसिटी ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, बट आपको करना ही है। अगर आप दिसंबर में पढ़ रहे हो, नवंबर में पढ़ रहे हो तो छोड़ सकते हो, वरना करना है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोलर हीट कैपेसिटी। इसका रिप्रेजेंटेशन होता है CM का, और CM का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? Q बाय एन डेल्टा टी। ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटी मतलब क्या? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, मतलब N की वैल्यू 1, डेल्टा टी की भी वैल्यू 1, तो C इक्वल टू क्यू आ जाएगा, है ना, ऐसे। अच्छा, अभी देखो ये मोलर हीट कैपेसिटी ही आगे चल के डिवाइड होती है 2 पार्ट्स में।
ठीक है। जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो टेम्परेचर आप दो तरीके से बढ़ा सकते हो, एक तो आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे बढ़ा सकते हो किसी भी चीज़ का टेम्परेचर, या तो फिर आप लोग उसको कांस्टेंट प्रेशर पे बढ़ा सकते हो किसी भी चीज़ का टेम्परेचर, है ना। तो जो मोलर हीट कैपेसिटी होती है वो अकॉर्डिंग टू प्रोसेसेस दो पार्ट में डिवाइड होती है, ठीक है। एक होता है Cp और एक होता है Cv। Cp क्या होता है, जो मोलर हीट कैपेसिटी ये वाली है वो कांस्टेंट प्रेशर पर है, ये वाली कौन सी है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, मतलब जो 1 डिग्री सेल्सियस आपने टेम्परेचर बढ़ाया वो यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर पे बढ़ाया और यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम पे बढ़ाया, ठीक है। एट कांस्टेंट प्रेशर आपने यहाँ पे काम किया और यहाँ पर आपने कांस्टेंट वॉल्यूम पे काम किया, तो इसको क्या बोलते हैं, Cp और Cv, ठीक है। फॉर्मूला वही है, Cp इज इक्वल टू Q बाय एन डेल्टा टी सेम, और Cv इज इक्वल टू Q बाय एन डेल्टा टी, ठीक है। फॉर्मूला दोनों का सेम रहने वाला है, कुछ भी फर्क नहीं है, लेकिन एक ही फर्क आएगा कि ये आएगा Qp हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और ये आएगा Qv हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। और यहाँ से आप ये समझ जाओगे कि Qp का फॉर्मूला होता है NCp डेल्टा टी और Qv का फॉर्मूला होता है NCv डेल्टा टी, ठीक है। मतलब अगर आपको हीट निकालनी है एट कांस्टेंट वॉल्यूम तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे, हीट निकालनी है एट कांस्टेंट प्रेशर तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे। अब समझ में आ गया Cp Cv कहाँ से आया था, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पूरा डेरिवेशन करके दिया था, Cp Cv निकालने का तरीका पूरा आपको बता के दिया था, लेकिन मैंने आपको ये भी बोला था कि आप लोगों को ज़्यादा ध्यान नहीं देना उन सभी चीज़ों पर अगर आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है। अगर आप नीट जेईई की तैयारी कर रहे हो तो ये लेक्चर्स आप देखो मत, क्योंकि वो फिर 50-50 रह जाएगा, है ना, पूरा नहीं हो पाएगा। सीजर एकेडमी पे मिलेंगे ना, टेंशन क्यों लेते हो। अच्छा, तो मैंने आपको बताया था दो चीज़, मैंने बोला था सिर्फ दो चीज़ याद रखो कि भाई मोनो एटॉमिक गैस के लिए, मोनो एटॉमिक गैस के लिए Cv की वैल्यू होती है 3r/2 और डायटॉमिक गैस के लिए Cv की वैल्यू होती है 5r/2, ठीक है। मैंने दो चीज़ याद रखने बोली थी बस कि भाई मोनोएटॉमिक गैस के लिए Cv याद कर लो, डायटॉमिक गैस के लिए Cv याद कर लो, दैट्स इट, ठीक है। इसके बाद तुम दो रिलेशन याद कर लो, पहला रिलेशन Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, इसे हम कहते हैं मेयर्स रिलेशन, और दूसरी चीज़ तुम याद कर लो गामा इज इक्वल टू Cp बाय Cv, बस दैट्स इट, ठीक है। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि कभी क्वेश्चन में तुम्हें गामा दे दिया Cp दे दिया तो Cv निकाल लोगे, कभी क्वेश्चन में तुम्हें Cv दे दिया Cp दे दिया गामा निकाल लोगे, और तुम्हें कुछ नहीं दिया है, तुम्हें बोल दिया मोनो एटॉमिक गैस बट तुम्हें Cp निकालना है, तो तुम्हें मोनो एटॉमिक गैस के लिए Cv की वैल्यू तो याद है 3r/2, तो Cv रखो यहाँ पे, वहाँ ले जाओ तो Cp आ जाएगा, R + 3r/2 5r/2, है ना। तो बस इतनी चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ओके। तो अभी हम लोग आते हैं इंटरनल एनर्जी पर, और इंटरनल एनर्जी के बाद हम लोग देखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। अब यहाँ से आपका सिलेबस शुरू होता है, मतलब यहाँ से जो चीज़ें हैं वो आपके सिलेबस में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी हम लोग बात करते हैं इंटरनल एनर्जी के बारे में, और इसके बाद आएंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे, ठीक है। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा यू से, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है, इंटरनल एनर्जी इज द sum total of different forms of energy, मतलब अगर आपके पास कोई एक मॉलिक्यूल है तो उस मॉलिक्यूल के अंदर बहुत सारी टाइप्स की एनर्जी होंगी, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, न्यूक्लियर एनर्जी होगी, स्पिन इलेक्ट्रॉन एनर्जी होगी, ग्रेविटेशनल एनर्जी होगी, मतलब एक मॉलिक्यूल के अंदर बहुत सारी एनर्जी होती है, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी उन सभी एनर्जीज का क्या होता है, समेशन होता है, मतलब आप सारी एनर्जीज को जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ तो आपको जो एक फाइनल एनर्जी मिलेगी एक मॉलिक्यूल की, उसे हम क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। जैसे कोई एक गैस है, अब गैसेस के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, रिपल्शन होता है, जो भी होता है, ठीक है। अब गैसें हैं तो उसमें आयंस भी होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, है ना। तो ऐसा इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, नॉर्मल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ऐसी बहुत सारी एनर्जीज होती हैं एक मॉलिक्यूल के पास। तो उन्हीं सब एनर्जीज का जब हम समेशन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। कभी आपको इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करने हैं तो आपकी टेक्स्ट बुक में तो फॉर्मूला नहीं दिया है केमिस्ट्री के, बट उसका फॉर्मूला होता है NCV डेल्टा टी, ठीक है। तो CV की वैल्यू डालोगे और N डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डेल्टा U, ठीक है। फिलहाल ये चीज़ दी नहीं है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा,
अब एक और चीज़ कि इंटरनल एनर्जी को आप लोग डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। इंटरनल एनर्जी को हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा यू से नहीं, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। मतलब जैसे आपसे मैं बोलूँ कि भैया तुम एक मॉलिक्यूल है ये तुम्हारे पास, इसका तुम इंटरनल एनर्जी निकाल के दिखाओ, नहीं निकाल पाओगे। क्यों पता है? क्योंकि अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पता नहीं रहती एक मॉलिक्यूल के बारे में। अब जैसे उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी चलो हमने निकाल ली, हमने उसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल ली, हमने उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली, बट क्या पता और भी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हो, तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, है ना। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, बट इसकी ज़रूरत भी नहीं है। कैन नॉट बी ऑफ इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, बट साथ ही में ये भी सच्चाई है कि इसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। बट वी कैन कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वी कैन कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इसलिए जहाँ भी आप लोग देखोगे ना फॉर्मूला, वहाँ पे आप लोग देखोगे डेल्टा यू, है ना। कहीं पर भी आप यू नहीं देखोगे, यू इज इक्वल्स टू एनसीबी डेल्टा टी लिखा है तो वो गलत है। हमेशा आप चेंज निकाल सकते हो, कभी भी आप एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल नहीं सकते हो। जैसे पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी का भी सिर्फ हम चेंज निकाल सकते हैं। जैसे आपकी हाइट है, आप अपनी हाइट थोड़ी निकालते हो, आप अपना चेंज इन हाइट निकालते हो। कैसे? आप पहले मानते हो कि आपका जो पैर है या फिर जो आपका सर है वहाँ पे रेफरेंस है 0 सेंटीमीटर, और 0 सेंटीमीटर से आप मेजर करते हो, मतलब आपने 0 का एक रेफरेंस लिया है, उससे आप लोग अपनी हाइट निकालते हो। तो मतलब आप बेसिकली अपना चेंज ही निकालते हो, है ना। जैसे अगर मेरी हाइट 5 फुट है तो 5 - 0 ऐसे मैंने निकाला है ना। हम क्या करते हैं, हम एक चीज़ को रेफरेंस मानते हैं और उसके बेसिस पे निकालते हैं वैल्यूज़ को। एब्सोल्यूट वैल्यू तो हम नहीं निकाल सकते, है ना। 0 को हमने रेफरेंस माना है, इसकी वजह से हम वैल्यू निकाल रहे हैं। आसान होता है 0 को रेफरेंस मानना। दिमाग दौड़ रहा है थोड़ा, दिमाग, कुछ लोगों का दिमाग यहाँ पे जलेबी हो गया होगा, ये क्या बोल दिया चेंज इन हाइट, ये समझ में नहीं आ रहा 0 को रेफरेंस ये क्या है। और जिनको समझ में आ रहा है उनका दिमाग दौड़ने लगा होगा और जगहों पे, हाँ यार इससे तो ये, इससे तो ये, तो ऐसे ही दिमाग दौड़ता है और फिर उसके बाद एक नई डिस्कवरीज होती हैं, है ना। चलो छोड़ो, बट वी कैन कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। क्योंकि इंटरनल एनर्जी में जो भी चेंज आएगा वो काइनेटिक एनर्जी के कारण या पोटेंशियल एनर्जी के कारण आएगा, जो हम निकाल सकते हैं। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो हमारे पास मान लो यहाँ पे कंटेनर है, ठीक है। इसकी एनर्जी मान लो कुछ यू आई है, ठीक है। मतलब एनर्जी बेसिकली इन गैसियस मॉलिक्यूल्स की, इस कंटेनर की क्या है ये एनर्जी होगी, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, ठीक है। अब मान लो मैंने क्या किया, यहाँ पे कुछ क्यू हीट दे दिया, ठीक है। इन गैसियस आयंस को मैंने क्या किया, कुछ क्यू हीट दे दिया। हीट देने का कारण क्या होगा कि इनमें कुछ एनर्जी स्टोर हो जाएगी अब पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, या फिर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी इन मॉलिक्यूल्स में। मतलब मॉलिक्यूल्स अब ज़्यादा तेजी से वाइब्रेट करने लगेंगे, है ना। मतलब जो गैसियस मॉलिक्यूल्स आपने सुना होगा टेम्परेचर बढ़ाने पर उनका जो वाइब्रेशन है, उनका जो मूवमेंट है वो थोड़ा तेज हो जाता है ना। तो इसकी इंटरनल एनर्जी कुछ यू आई थी, अब मैंने इसको कुछ हीट दे दी, तो हीट देने के कारण इसकी इंटरनल एनर्जी थोड़ी सी बढ़ गई होगी, मतलब चेंज आ गया होगा, ठीक है। तो मान लो अभी हालात इसके ऐसे हैं। अब मैंने क्या किया, अब मैंने यहाँ से एक पिस्टन लगा के, ऊपर से एक पिस्टन लगा के इस पे थोड़ा सा वर्क डन भी कर दिया, ठीक है। ऊपर से मैंने क्या किया, थोड़ा सा इस पे वर्क डन भी कर दिया। अब वो वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव वो बाद में देखेंगे, बट मैंने इस पे कुछ वर्क डन भी कर दिया। पहले मैंने हीट दी, ठीक है, उसके कारण इंटरनल एनर्जी चेंज हुई। अब मैंने इसको थोड़ा सा वर्क डन कर दिया, ठीक है। तो अब वर्क डन करने के बाद इसकी इंटरनल एनर्जी और चेंज हो गई होगी। क्यों? क्योंकि वर्क डन करने से आप लोग जानते हो जो वर्क डन हम लोग करते हैं किसी भी चीज़ पे, वो बेसिकली हम उस चीज़ को पोटेंशियल एनर्जी देते हैं। जैसे मैंने क्या किया, मैंने इस मार्कर को यहाँ पे रखा हुआ था, इस मार्कर को यहाँ पे रखा हुआ था, ठीक है। इस मार्कर को मैंने यहाँ से यहाँ उठाया, तो मैंने एक वर्क डन किया, ठीक है। बट मैंने साथ ही में इस मार्कर को पोटेंशियल एनर्जी दे दी। क्यों? क्योंकि इसकी हाइट बढ़ गई, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh, तो h चेंज हुआ, तो यहाँ पे इसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी भी आ गई, है ना। तो बेसिकली मैं जब भी किसी चीज़ पे वर्क डन करूंगा तो बेसिकली मैं उसको एक पोटेंशियल एनर्जी दूंगा। तो ऐसे ही इसकी भी इंटरनल एनर्जी में चेंज आया होगा, तो अब इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई होगी, घट गई होगी, कुछ तो हो गया होगा। तो वर्क डन और हीट देने के बाद मान लो इसकी जो एनर्जी है वो हो गई यू फाइनल, ठीक है। तो मैं इनिशियल इंटरनल एनर्जी नहीं जानता, मैं फाइनल इंटरनल एनर्जी नहीं जानता, बट मैं इनका चेंज निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ? इनके अंदर जो भी चेंज आया होगा वो आया होगा इस क्यू हीट और डब्ल्यू वर्क डन के कारण, और किसी के कारण कोई चेंज आया होगा नहीं। तो इसका मतलब इसका जो चेंज है, ठीक है, जो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, इसका जो चेंज है वो आया होगा हीट के कारण या तो वर्क डन के कारण। तो दोनों का अगर मैं समेशन कर दूं तो इसके कारण इसमें चेंज आया है। मतलब जो डेल्टा यू है वो है क्यू और डब्ल्यू के कारण, है ना। मतलब जो इंटरनल एनर्जी का चेंज है वो किसके कारण है? इस हीट के कारण या तो इस वर्क डन के कारण। अच्छा, अगर सिर्फ हीट दिया होता तो वर्क डन 0 हो जाता, अगर सिर्फ वर्क किया होता हीट 0 हो जाती।
तो चेंज जो इंटरनल एनर्जी में होता है वो सिर्फ वर्क के कारण होता है या सिर्फ इसके कारण होता है, दोनों किया तो दोनों कारण है, अगर दोनों नहीं किया है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 है। ठीक है, तो ये छोटी सी चीज थी, आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। और यही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चौंक गए जनाब? ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, आप लोगों में से कुछ लोग को पता भी होगा कि यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। ऐसे आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, समझ में आया? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, तो मैं स्टेटमेंट वगैरह लिखवाता हूँ, टेंशन मत लो। ठीक है, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, यही तुम्हारा क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। पहले मैंने डेल्टा यू समझाया अच्छे से क्या होता है और फिर उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको स्टेटमेंट्स लिखाता हूँ। चलिए, तो हमने ढूंढा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना, और इसका स्टेटमेंट फॉर्म क्या है? इसका स्टेटमेंट, इसको हम लोग फ्लॉट करके बुलाते थे, FLOT, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फ्लॉट, है ना। तो इसका स्टेटमेंट क्या है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट, एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। 3 स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, बट तीनों में से आपको अगर कभी लिखने के लिए आया तो आप लोगों को पहले लिखनी है, सॉरी इंपॉर्टेंट वाली लिखनी है, तीसरी वाली, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को आप कभी खत्म नहीं कर सकते बट इट कैन बी कन्वर्टेड। एक्चुअली दुनिया में जितनी चीज़ें हैं किसी को भी आप पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ठीक है, यदि आप कहें कि मैं इस मार्कर को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, नहीं, अगर मैं इस मार्कर को पिघला दूंगा तो ये राख बन जाएगी। अब वो राख पानी में जाके घुल जाएगी, वो अपने अलग अलग आयन्स में टूट जाएगी। तो आप बेसिकली डिस्ट्रॉय तो किसी को भी नहीं कर सकते, है ना। हाँ, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट तो कर ही सकते हो। जैसे इस मार्कर को पिघला दिया तो पिघलाने के बाद अब मान लो ये कोई फ्लूइड बन गया, कोई लिक्विड बन गया मॉल्टेन स्टेट में, तो वो एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म हो गया, है ना। आप मोबाइल लिए, मोबाइल को आप लोगों ने पिघला दिया, फिर मोबाइल को आपने तोड़ दिया तो वो पीसेज में टूट गया, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में तो कन्वर्ट हो गया, बट क्या डिस्ट्रॉय हुआ? डिस्ट्रॉय तो आप किसी भी चीज़ को नहीं कर सकते, है ना। ऐसे आप लोग जैसे एक पेपर ले लो, पेपर को आपने क्या किया? जला दिया, राख बन गई, तो पेपर से राख में बन गया, कन्वर्ट हो गया एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। पेपर को आपने पानी में फेंक दिया, पानी में जाके वो गीला होकर अलग अलग पार्टिकल्स में फट गया, और उसके बाद फिर पेपर में जो भी चीज़ें थी वही दोबारा से घुल के पानी में वो मिक्स हो गई, है ना। अब उसके अंदर जो भी रहा होगा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, जो भी रहा होगा वो पानी में जा चला गया, तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चला गया, बट डिस्ट्रॉय हुआ क्या? नहीं। ठीक है, तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। तो अगर आप लोग थोड़ा सा यूनिवर्स की और थिंकिंग करोगे ना ऐसा, तो आप लोगों को बहुत सारे ऐसे अचंभे मिलेंगे। जैसे मैं कभी कभी अगर बैठता हूँ और सोचता हूँ कि यार हम ही क्यों हैं, है ना। आप कभी सोचते हो कि आप ही क्यों बने? ठीक है, तो ऐसा मतलब, चलो छोड़ो। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, अच्छा। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल फॉर्म। ठीक है, अच्छा। तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या बताओगे? अलग अलग प्रोसेस, चलो ठीक है, अलग अलग प्रोसेस छोड़ो, पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन सॉल्व करो। हीट गिवन टू द सिस्टम इज, हीट गिवन टू सिस्टम is 10 joule and work done by system is 5 joule. ठीक है, सो कैलकुलेट डेल्टा यू। चलो सॉल्व करो, पहला क्वेश्चन सॉल्व करो। यही सब आएगा मिस्टिसिटी में। ठीक है, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज 15 जूल एंड डेल्टा यू is 5 joule, calculate Q। ठीक है, तीसरा, if initial internal energy was 5 joule and work done by system is 2 joule and heat given to system is 1 joule, calculate final internal energy।
ठीक है, ये तीनों सवाल सॉल्व करो जल्दी से, और ये तीनों सवाल होने के बाद बवाल हो जाएगा, समझ जाओगे आप लोग सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। इसके बाद हमें देखना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स अलग अलग प्रोसेसेस के लिए। बेसिकली अलग अलग प्रोसेस में अलग अलग वर्क डन भी हम निकालते हैं, बट ठीक है इसमें भी देख लेंगे, कोई वो नहीं है। ठीक है, फिजिक्स में तो देखना ही है डीप में। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एंथैल्पी, और एंथैल्पी देखने के बाद ये चैप्टर मतलब आपका थर्मोडाइनमिक्स 1 जो है आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कुछ भी नहीं बचेगा। इसके बाद हम शुरू करेंगे अगले लेक्चर से थर्मोकेमिस्ट्री। ठीक है, चलो तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हीट गिवन टू द सिस्टम। जब सिस्टम हीट लेता है, मतलब सिस्टम को हीट मिलती है, जब सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है तो वो प्लस में आती है, मतलब क्यों यहाँ पे है प्लस 10 जूल। ठीक है, वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम ने काम किया है तो नेगेटिव ही होगा, तो -5 जूल, वर्क डन आ गया -5 जूल। हमें निकालना है डेल्टा यू, तो डेल्टा यू का फॉर्मूला होता है Q + W। Q कितना है 10, W कितना है -5, तो 10 - 5 आ जाएगा 5 जूल। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना आया 5 जूल का। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी बढ़ी है या घटी है, चेंज पॉजिटिव आया, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ी है। चेंज नेगेटिव आएगा तो इंटरनल एनर्जी घटी है। इमेजिन करो ना भाई, चेंज अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू से ज़्यादा रही होगी। अगर चेंज पॉजिटिव आ रहा है तो फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू से ज़्यादा रही होगी, तो इसका मतलब बड़ी होगी ना। इसको लिखने मत लग जाना कि पॉजिटिव आया तो बढ़ी है, नेगेटिव आया तो घटी है, फील करो यार ये सब। चलो ठीक है, ना समझे तो लिख लेना। वर्क डन ऑन द सिस्टम इज 15 जूल, तो सिस्टम पर काम हुआ है तो पॉजिटिव ही होगा, तो वर्क इज इक्वल्स टू +15 जूल। डेल्टा यू इज 5 जूल, मतलब डेल्टा यू यहाँ पे डायरेक्टली देख दिया 5 जूल। कैलकुलेट क्यू, तो डेल्टा यू बराबर Q + W। ठीक है, डेल्टा यू कितना है 5, क्यू पता नहीं, वर्क डन हुआ है 15 का, तो 15 वहाँ जाके माइनस होगा तो क्यू आ जाएगा -10 जूल। तो अब मुझे एक बात बताओ, सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब की है या सिस्टम ने हीट रिलीज की है, ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन में। तो यहाँ से हमें साफ साफ पता चल रहा है कि भैया क्यू जो है वो नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब सिस्टम ने हीट रिलीज की है। ठीक है, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम इज 15 जूल, चेंज इन इंटरनल एनर्जी 5 जूल। कैलकुलेट क्यू, डेल्टा इज इक्वल्स टू Q + W, यू डाला क्यू डाला। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, इनिशियल इंटरनल एनर्जी वाज 5 जूल। ठीक है, मतलब जो यू आई था वो 5 जूल था। ठीक है, वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम ने काम किया तो नेगेटिव ही होगा, तो W इज इक्वल्स टू -2 जूल। हीट गिवन टू द सिस्टम, मतलब सिस्टम को हीट दी जा रही है तो वो पॉजिटिव आएगी, तो Q आएगा +1 जूल। ठीक है, तो हमें कैलकुलेट करना है फाइनल इंटरनल एनर्जी। तो हम जानते हैं भैया डेल्टा यू होता है Q + W। डेल्टा यू को हम लोग लिख सकते हैं UF - UI। Q हो गया यहाँ पे 1, W हो गया -2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे UF UI कितना है 5, 1 - 2 कितना होता है -1, तो UF कितना आ जाएगा -5 + 1, तो ये आ जाएगा 4। तो फाइनल इंटरनल एनर्जी हो जाएगी 4 जूल। हाँ, मुझे पता है कि हम लोग एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी नहीं कैलकुलेट कर सकते, बट एग्जाम में एक बहुत ही तगड़ा वर्ड होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री की दुनिया में, जिसे कहते हैं अज्यूम दैट। तो अज्यूम दैट करके तुम दुनिया को तबाह कर सकते हो, दुनिया से फ्रिक्शन हटा सकते हो, दुनिया से बादल हटा सकते हो, अर्थ को रोक सकते हो। ठीक है, मतलब आप दुनिया में अगर तुम्हें कोई भी काम करना है, अगर आपको दुनिया में एक आजाद पंछी बनना है तो आप वर्ड यूज करो अज्यूम दैट। ठीक है, तो आपको एग्जाम में बोल सकता है कि अज्यूम दैट द इंटरनल एनर्जी, इनिशियल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम वाज 5 जूल, तब क्या करोगे, है ना। तो इसीलिए इसकी भी प्रैक्टिस मैंने आपको करा दी। तो हो गए ये 3 क्वेश्चन, बढ़िया से समझ में आ गया। चलो अब मैं आपको बताता हूँ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो मेन चीज़ तो हम लोग देख ही चुके हैं, अब उसी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिफरेंट प्रोसेसेस में हमें देखना है। ठीक है, तो इसको कुछ आप लोगों को रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, ये सब डेरिवेशन है। देखो मैंने कुछ रट्टा नहीं मारा है, मेरे को बस इतना याद है कि डेल्टा यू इज इक्वल्स टू Q + W होता है, और वो भी Q + W ही क्यों होता है वो भी पता है, जो कि मैंने शुरू में आपको डिराइव करते वक्त बताया था। तो अब मैं लगाऊंगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन एवरी प्रोसेस। ठीक है, 4 प्रोसेसेस हमें पता है, उन चारों प्रोसेसेस में मैं लगाता हूँ। सबसे पहला हमें पता है आइसोथर्मल, ठीक है, दूसरा हमें पता है एडियाबेटिक, तीसरा हमें पता है आइसोकोरिक या आइसोबारिक ले लो पहले। ठीक है, चौथा हमें पता है आइसोकोरिक। तो इन चारों में हम क्या लगाएंगे, इन चारों में हम लगाएंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू Q + W, इस चीज़ का ध्यान रखना बस। ठीक है, अच्छा सबसे पहला आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर आइसोथर्मल प्रोसेस में कांस्टेंट होता है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा यू भी कांस्टेंट होगा, मतलब यू भी कांस्टेंट होगा, तो डेल्टा यू क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है,
अब लगा दो जरा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू जीरो हो गया, जीरो इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो क्यू इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू। ठीक है, अच्छा तो क्या इसे रट्टा मारना है? बिल्कुल नहीं, बस आपको क्वेश्चन में आ जाएगा डिराइव द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। तो हमको ऐसे शुरू करना होगा, सिंस वी नो दैट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, इन आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर इज कांस्टेंट, देयरफॉर चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज जीरो, therefore delta u is equals to 0, therefore from first law of thermodynamics delta u is equals to q plus w, delta u 0 is equals to q plus w, therefore q is equals to minus w। और फिर उसके बाद इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ये जो q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस ये है कि हम लोग जो भी हीट देंगे सिस्टम में, जो भी हीट देंगे सिस्टम में या फिर सिस्टम से कोई भी हीट रिलीज होगी तो इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन वो रिलीज होगी, या हम लोग जो भी हीट देंगे वो वर्क डन में चली जाएगी। मतलब उससे कोई एनर्जी जो है वो बढ़ेगी या घटेगी नहीं। कब? जब आइसोथर्मल प्रोसेस हो। मतलब टेम्परेचर को अगर हम कांस्टेंट रखेंगे, कांस्टेंट रख के अगर हम उसे हीट देंगे या हीट लेंगे तो वो इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन होगा। ठीक है, जो भी हम लोग हीट देंगे वो क्या होगा? उससे वर्क डन हो जाएगा। ये क्या है? ये इसका सिग्निफिकेंस है। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा यू इसमें जीरो होता है। अच्छा, एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है? एडियाबैटिक प्रोसेस में नो हीट ट्रांसफर। ठीक है, इसमें कोई हीट ट्रांसफर नहीं होता है। तो अगर हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्यू जीरो होगा। तो हम जानते हैं सिंस डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, सो देयरफॉर डेल्टा यू इज इक्वल्स टू जीरो प्लस डब्ल्यू, देयरफॉर डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस ये है कि सिस्टम पे कोई भी वर्क डन होगा या फिर सिस्टम कोई भी वर्क करेगा तो उससे क्या होगा? उसकी इंटरनल एनर्जी पे ही सिर्फ फर्क पड़ेगा, क्यू यू पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्यू तो जीरो है ना। मतलब जो भी आप वर्क डन करेंगे सिस्टम पे उससे उसकी इंटरनल एनर्जी को ही फर्क पड़ेगा। ठीक है, अच्छा तो ये होता है एडियाबैटिक प्रोसेस में। आइसोबारिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है? आइसोबारिक प्रोसेस मतलब इन विच प्रेशर इज कांस्टेंट, है ना। प्रेशर क्या रह जाता है? इसमें कांस्टेंट रह जाता है। तो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? इससे ये फर्क पड़ेगा कि भैया पी जीरो है, सॉरी डेल्टा पी जीरो है और डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। और प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो डब्ल्यू का हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? पी एक्सटर्नल इंटू वी टू माइनस वी वन। ठीक है, तो डेल्टा यू का इसमें ये वाला फॉर्मूला आ जाता है। मतलब बेसिकली इसमें ये भी यही सिग्निफिकेंस होता है कि प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो वर्क डन के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, आप खुद सोचो कि हम लोग प्रेशर के लिए प्रेशर कांस्टेंट है तो इसमें हम लोग वो वाला फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते, माइनस एन आर टी एल एन पी वन बाई पी टू। क्यों? क्योंकि पी वन पी टू तो सेम है, तो वो कट के 1 हो जाएगा, तो log 1 तो 0 हो जाएगा, तो वर्क डन 0 हो जाएगा। तो फार्मूला तो हम लोग नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे वर्क डन का ये फार्मूला यूज़ करते हैं। इसका जो सिग्निफिकेंस है वो सिर्फ इतना ही है। ठीक है, अच्छा आइसोकोरिक प्रोसेस म्हणजे काय? वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब वॉल्यूम इज कांस्टेंट, और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब वर्क डन क्या हो जाएगा? वर्क डन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन 0 होता है, ये हम जानते हैं। तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब डब्ल्यू सिंस 0 हो गया तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस 0, तो जो डेल्टा यू है वो क्यू के बराबर आ जाएगा। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस इतना ही है कि भाई जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है वो सिर्फ और सिर्फ मतलब जो भी आप हीट दोगे इस प्रोसेस में, आइसोकोरिक प्रोसेस में जो भी आप हीट दोगे उसके कारण सिर्फ उसके इंटरनल एनर्जी में ही चेंज आएगा, कोई वर्क डन नहीं होगा ना सिस्टम की तरफ से ना हमारी तरफ से। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अलग अलग प्रोसेसेस में हम लोग अलग अलग तरीके से लगाते हैं। जैसे आप लोग बोल सकते हो, जैसे आपको क्वेश्चन दिया, ठीक है, इन आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है, इन आइसोथर्मल प्रोसेस 10 जूल ऑफ हीट इज गिवन टू द सिस्टम, फाइंड द वर्क डन। चलो आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया, in an isothermal process 10 joule of heat is given to the system, calculate work done। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे? आप ये सब थोड़ी रट्टा मारोगे, आइसोथर्मल में Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू होता है, एडियाबैटिक में डेल्टा यू बराबर डब्ल्यू, ये सब नहीं करने का। सिंपल आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट और वर्क की बात कर रहा है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगेगा, तो डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू मैंने लगा दिया। अब मुझे पता है आइसोथर्मल प्रोसेस है तो डेल्टा यू 0 होगा, हो गया 0। हीट दिया इसमें 10 जूल, सिस्टम को हीट दिया है तो इसलिए जो हीट है वो पॉजिटिव आएगी, तो ये आया 10 प्लस डब्ल्यू। अब डब्ल्यू इज इक्वल टू 10 को वहां भेज दो तो डब्ल्यू इक्वल टू माइनस 10 जूल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क कौन कर रहा है? सिस्टम। किस पे कर रहा है? सराउंडिंग पे। कैसे पता चला? क्योंकि ये साइन नेगेटिव है। एक्सपांशन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है, वो कैसे पता चला? क्योंकि साइन नेगेटिव है, क्योंकि सिस्टम काम कर रहा है, सिस्टम काम करेगा तो एक्सपांशन होता है, तो वर्क डन आया माइनस 10 जूल। क्लियर?
तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को पूछ सकता है, इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस 60 जूल ऑफ वर्क इज डन टू द सिस्टम, फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो एडियाबेटिक बोल दिया, उससे समझ जाओ Q 0 है, डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W लगाओ, Q को 0 रखो, डेल्टा U बराबर W रखो, W बराबर 60 रखो, डेल्टा U 60 जूल आया। ठीक है, ऐसे ही आपको बोल दिया इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस 60 जूल ऑफ हीट इज गिवन टू द सिस्टम फॉर कैलकुलेट डेल्टा U। सिंपल, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक से आ सकते हैं। ठीक है, तो अब प्रैक्टिस हम लोग और करेंगे एक्सरसाइज में, तो टेंशन मत लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और छोटी मोटी चीजें देख लेते हैं इसके बारे में। अच्छा, एक और छोटी चीज रह गई थी, देखो आइसोबारिक प्रोसेस है तो प्रेशर कांस्टेंट है ना, तो इस केस में जो Q है वो QP आएगा, मतलब कौन सी हीट आएगी, कांस्टेंट प्रेशर वाली। वैसे ही आइसोकोरिक प्रोसेस है तो वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, तो यहाँ पे जो Q है वो QV आएगा। QV मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम, तो हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था पहले भी कि प्रेशर अगर कांस्टेंट हो तो QP लिखते हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो QV लिखते हैं। इतना कोई मैटर नहीं करता है, QV लिख सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है। ठीक है, बट अगर आपके जैसे ज़्यादा मार्क्स आ रहा होगा तो यार छोटी छोटी बातों पे मार्क्स काट सकते हैं, तो इसको नोटिस कर लेना थोड़ा सा। ठीक है, बाकी इसमें कोई सिस्टम नहीं होता है, प्रेशर कांस्टेंट है तो QP यूज़ करो, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो QV यूज़ करो, CP/CV जैसा। ठीक है, अच्छा फॉर्मूला आपको पता ही है, QP का फॉर्मूला होता है NCP/dt। ठीक है, Q का फॉर्मूला क्या होता है, NC डेल्टा T। ऐसे ही QP की बात करोगे तो फॉर्मूला हो जाएगा NCP डेल्टा T, और QV की बात करोगे तो ये हो जाएगा NCV डेल्टा T। ठीक है, ऐसे ऐसे फॉर्मूले आप वापर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। ओके, तो आगे बढ़ते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। अभी हम लोग देखते हैं एंथैल्पी क्या होती है। ठीक है, डेल्टा H, चेंज इन एंथैल्पी, बेसिकली हम लोग जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, चलिए अभी हम लोग डिस्कशन करते हैं एंथैल्पी के बारे में। एंथैल्पी क्या होता है बेसिकली, एंथैल्पी बेसिकली स्टेट फंक्शन है। ठीक है, इट इज अ स्टेट फंक्शन। चलिए, तो एंथैल्पी सबसे पहले देखो, हीट जो कांस्टेंट वॉल्यूम पर थी, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम टेल्स अबाउट डेल्टा U, है ना। इंटरनल एनर्जी के बारे में कौन बताता है, कांस्टेंट वॉल्यूम वाला हीट, इसीलिए तो डेल्टा U का फॉर्मूला क्या होता है, NCV डेल्टा T। CV मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना। बट हम जानते हैं कि भैया कांस्टेंट प्रेशर पर भी कुछ कुछ प्रोसेस होते हैं, है ना। हीट एट कांस्टेंट प्रेशर also has some impact, therefore we have delta H, that is change in enthalpy। ठीक है, मतलब बेसिकली चेंज इन कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए जो हम लोग पैरामीटर डिफाइन करते हैं वो होता है डेल्टा U, इंटरनल एनर्जी। कांस्टेंट प्रेशर पर हम जो पैरामीटर डिफाइन करते हैं वो होता है एंथैल्पी। ठीक है, तो चेंज इन एंथैल्पी बेसिकली हम डिफाइन क्यों करते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पर हीट मेजर करने के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे डेल्टा H को इंट्रोड्यूस करते हैं। ओके, अच्छा तो डेल्टा H का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा H का फॉर्मूला होता है NCP डेल्टा T। वैसे ये आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है फॉर्मूले। डेल्टा U का फॉर्मूला क्या होता है, NCV डेल्टा T। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले आपकी टेक्स्ट बुक में तो नहीं है, बट बाई चांस CT वगैरह में कहीं पे हो सकता है पूछ लिया जाए, तो ये याद रखना आप लोग। ठीक है, तो कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट है उसे हम क्या बोलते हैं, H। कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट है उसे हम क्या बोलते हैं, U। ठीक है, चेंज इन कांस्टेंट प्रेशर पर हीट क्या होगी, डेल्टा H। ठीक है, तो ये हमारा होता है डेल्टा H। अब मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया चीज़ बताता हूँ, देखो डेल्टा U बराबर क्या होता है, Q प्लस W। अब दो प्रोसेसेस हैं, एक प्रोसेस हो रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम पे और एक प्रोसेस हो रहा है कांस्टेंट प्रेशर पे। ठीक है, एक प्रोसेस हो रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम पे और एक प्रोसेस हो रहा है कांस्टेंट प्रेशर पे। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, कांस्टेंट वॉल्यूम पर वर्क डन कितना होगा, 0, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला होता है P डेल्टा V। तो इस केस में तो डेल्टा U बराबर Q प्लस 0 आ जाएगा, क्योंकि वर्क डन जो है वो 0 है ना। तो देयरफॉर डेल्टा U बराबर Q आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम में तो QV आएगा। ओके, कांस्टेंट प्रेशर पर क्या होगा, डेल्टा U बराबर QP होगा। ठीक है, प्लस वर्क डन होगा। अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस इंटीग्रेशन P एक्सटर्नल dV, V1 से V2, ये होता है फॉर्मूला। या P V2 माइनस V1 भी आप ले सकते हो, है ना। चलो P V2 माइनस V1 ले लो, तो P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। अब इसको जरा सीधा करो तो ये आ जाएगा QP माइनस P V2 प्लस P V1। ठीक है, और डेल्टा U मतलब U फाइनल माइनस U इनिशियल, इसको U1 U2 लिख लो, क्योंकि आपने P V1 P V2 लिखा है। ठीक है, ठीक है। अब देखो U2 के साथ P V2 लो, तो U2 प्लस P V2। ठीक है, अब माइनस इसके साथ इसको लो, तो U1 प्लस P V1 आएगा। ठीक है, इसको ब्रैकेट में ले लो, इसको भी ब्रैकेट में ले लो। अब जरा मैच करो, देखो बेसिकली P V1 जब यहाँ आया तो माइनस में हो गया P V1,
और U1 भी माइनस में था तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो U1 प्लस PV1 आया, बाकी PV2 यहाँ आया तो प्लस में हो गया और U2 तो प्लस में था ही, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया, QP आ गया, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने इस U2 प्लस VV2 ये मिला के क्या है, हीट है। क्यों? क्योंकि RHS में हीट है तो डायमेंशनली क्या है, दोनों हीट ही हैं, एनर्जी ही है, ठीक है। बेसिकली दोनों क्या है, एनर्जी ही है। एनर्जी को हम लोग एंथैल्पी बोलते हैं, पता है ना, ठीक है। मतलब थोड़ा सा फर्क होता है, आगे देखेंगे अभी हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री में जानेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, हीट है, तो ये भी एक तरीके से दोनों क्या है, हीट है डायमेंशनली, ठीक है। हीट नहीं तो कम से कम एनर्जी है, ओके। तो U2 प्लस PV2 एक हीट है, U1 प्लस PV1 दूसरी हीट है। तो इसको हमने डिफाइन कर दिया H2, इसको हमने डिफाइन कर दिया H1 और इज इक्वल टू आ गया QP। तो H2 माइनस H1 बेसिकली ये क्या है, डिफरेंस इन हीट है ना, तो बेसिकली ये क्या है, डेल्टा H। तो डेल्टा H इज इक्वल टू आ गया QP। अब जरा डेफिनेशन पढ़ो, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एंथैल्पी, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज डेल्टा H, ठीक है। तो यहां से बेसिकली डेल्टा H हमारा डिराइव होके आया है, समझ में आया। अभी डेरिवेशन IMP नहीं है, IMP क्या है, IMP है आपका डेल्टा H और डेल्टा U का रिलेशन और डेल्टा H का सिग्निफिकेंस। डेल्टा H का सिग्निफिकेंस वैसे तो कोई नहीं है, ठीक है, ये प्योर मैथमेटिकल फॉर्म है, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है। जैसे आपको फील बेसिकली इसकी नहीं दी जा सकती, जैसे रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, V/I, ठीक है। बट इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है कि वोल्टेज बढ़ाने, I घटाने, ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते, क्योंकि रेजिस्टेंस वोल्टेज और करंट पर डिपेंड नहीं करता। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है ρL/A पे, क्रॉस सेक्शनल एरिया, लेंथ ऑफ द वायर, इस पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, ठीक है। लेकिन R इक्वल टू V/I क्या है, मैथमेटिकल फॉर्म है। तो वैसे ही जो डेल्टा H है ये एक मैथमेटिकल फॉर्म है, ठीक है, इसका हम लोग कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं देख सकते, ठीक है। अच्छा, डेल्टा H इक्वल टू QP आ गया, ओके ओके। तो यहाँ पे हम लोगों का डेल्टा H का फॉर्मूला नोट कर लो ये दोनों, और फिर हम लोग आगे बढ़ के इसका रिलेशन वगैरह जानते हैं, ठीक है। आइए अभी देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, आपने जब डेल्टा H डिराइव किया तो वो कैसे किया था। बेसिकली यहाँ पे क्या था, U2 प्लस PV2 था, इसको आपने H2 माना, यहाँ पे U1 प्लस PV1 था, इसको आपने H1 माना, ठीक है। तो बेसिकली आपको जो डेल्टा H था वो था H2 माइनस H1, ठीक है। तो डेल्टा H क्या आया, H2 आपने किसको माना था, U2 प्लस PV2 को, ब्रैकेट में लिखना जरूरी है, ठीक है, माइनस H1 किसको माना, U1 प्लस PV1 को माना, ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं अलग अलग करूँ तो ये आएगा U2 माइनस U1 एक ब्रैकेट में प्लस PV2 माइनस PV1 दूसरे ब्रैकेट में। कैसे आया जरा समझने की कोशिश करो। ये माइनस जब अंदर गया तो इसको माइनस बना दिया तो U1 माइनस में हो गया, तो आया U2 माइनस U1 यहाँ पे, ठीक। टेक्स्ट में अलग तरीके से दिया, उन्हें छोड़ो, यहाँ पे देखो तुम, पता नहीं क्या दिया उन्होंने। PV2 ये माइनस जब यहाँ गया तो इसको भी माइनस बनाया, तो PV2 प्लस में आया और PV1 माइनस हो गया, तो PV2 माइनस PV1 आया। अब जरा मुझे एक बात बताओ, क्या मैं U2 माइनस U1 को डेल्टा U लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। प्रेशर यहाँ पे कॉमन है, बाहर निकाल दो। V2 माइनस V1 को मैं क्या डेल्टा V लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो डेल्टा H और डेल्टा U के बीच में ये पहला रिलेशन है, जो इतने काम का नहीं है, आपको काम नहीं आएगा कहीं पर, ठीक है। जो मेन रिलेशन है वो आगे है। अब मुझे एक बात बताओ कि आइडियल गैस के लिए, फॉर आइडियल गैस PV इज इक्वल्स टू क्या होता है, nRT, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, PV1 के लिए nRT N1RT आएगा? क्योंकि हो सकता है पहली गैस के लिए जो नंबर ऑफ मोल्स हो वो कुछ और हो, ठीक है। और बाकी यहाँ पे टेम्परेचर वगैरह के बारे में चर्चा नहीं कर रहे, क्योंकि एक ही जगह पे ये प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। बेसिकली प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर के बारे में हम कुछ बोल नहीं रहे। और जो PV2 है वो क्या आएगा, वो भी आ जाएगा N2RT, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ज़रा PV1 की जगह N1RT रखो और PV2 की जगह N2RT रखो। सो देयरफॉर डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस PV2 माइनस PV1, है ना। P डेल्टा V को मैंने ऐसा एक्सपांड करके लिखा है, फिर डेल्टा U प्लस ये क्या आएगा, ये आएगा N2RT और ये क्या आएगा, ये आएगा N1RT, ठीक है। तो डेल्टा U यहाँ से जरा आप RT को बाहर निकाल दो तो अंदर बचेगा N2 माइनस N1। अब ये N2 माइनस N1 क्या है, ये गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स का डिफरेंस है। दो गैसेज होंगी बेसिकली, या फिर प्रोसेस होगा एक जिसमें पहले नंबर ऑफ मोल्स इतने थे, बाद में नंबर ऑफ मोल्स इतने, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा बेसिकली आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि जैसे एक रिएक्शन हो रहा है, उस रिएक्शन में दो गैसेज मिलकर एक गैस बना रही है, तो उधर नंबर ऑफ मोल्स अलग, इधर नंबर ऑफ मोल्स अलग हो सकता है ना। तो बेसिकली N2 माइनस N1 को हम बोलते हैं डेल्टा NG। N2 माइनस N1 को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा NG। डेल्टा NG मतलब डिफरेंस इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेज, इसलिए G, क्योंकि गैसेस की बात कर रहे हैं। अरे भाई फॉर आइडियल गैस लिखा तो है,
ठीक है। तो डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा मुझे एक बात बताओ, ये जो एन जी आर टी वाली टर्म है, ये टर्म आई किसकी जगह पर है? ये आई है पी डेल्टा वी की जगह पे, ठीक है। तो मुझे यहाँ से ये समझ में आ रहा है भैया कि पी डेल्टा वी जो है वो डेल्टा एन जी आर टी के इक्वल है, ठीक है। और पी डेल्टा वी तो शायद वर्क डन का फॉर्मूला होता था ना, होता तो था, तो मतलब वर्क डन डेल्टा एन जी आर टी आ रहा है, ठीक है। और यही होता है वर्क डन इन अ केमिकल रिएक्शन, जो हमारे थर्मोकेमिस्ट्री का अगला पहला टॉपिक है। तो वहाँ पे मैं दोबारा डिराइव करूंगा, इसको छोड़ दो फिलहाल, ठीक है। ओके, आगे डिराइव करेंगे, उसे समझाएंगे, पूरा फील देंगे। तो डेल्टा एच और डेल्टा यू के बीच में यही रिलेशन होता है कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। एग्जाम में आ सकता है, दिए हुए में से कौन सा करेक्ट है? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस डेल्टा एन जी आर टी, डेल्टा एच प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एन जी आर टी, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी वी, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ऐसा एग्जाम में आ सकता है ना, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। अब बेसिकली इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, 3 एग्जांपल्स दिए आपके टेक्स्ट बुक में, जिनमें से 2 मैं सॉल्व करूंगा, पहला और तीसरा, क्योंकि दूसरा जो एग्जांपल है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर है, जिसके ऊपर हमने काफ़ी प्रैक्टिस पहले ही कर ली है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आपको एग्जाम में क्या क्या पूछ सकता है कि भाई अगर ऐसा रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, मान लो ऐसा रिएक्शन हो रहा है कि NH3 गैस है, अच्छा नहीं, ये तो नहीं जमेगा, क्यों नहीं जमेगा? NH3 गैस है, ठीक है, प्लस Cl गैस है, ठीक है, HCl गैस है। इनसे क्या बन रहा था उस दिन हमने देखा था, NH4Cl बन रहा था, और ये लिक्विड फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में था, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में था शायद, जो भी हो देख लेना, बट गैस नहीं था, है ना। तो ये भी गैस है, ये भी गैस है, तो यहाँ पे गैस के कितने मोल्स हैं? एक भी नहीं, 0। यहाँ पे कितना है? 1 + 1 2, ठीक है। तो 0 - 2 कितने का गैप आया? -2 का, ठीक है। तो डेल्टा एन जी क्या आ गया? माइनस में आ गया। सिंस यहाँ पे डेल्टा एन जी जो है वो लेस देन 0 आ गया, तो मुझे एक बात बताओ, डेल्टा एच और डेल्टा यू में बड़ा कौन होगा? आपको एग्जाम में एक रिएक्शन दे देगा, एग्जाम में, समझ लो ये रिएक्शन दे दिया, ठीक है। आपको ऑप्शन ए दे देगा, डेल्टा एच लेस देन डेल्टा यू, बी क्वेश्चन, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू, सी ऑप्शन, डेल्टा एच इज ग्रेटर देन डेल्टा यू, डी ऑप्शन, डेल्टा एच 0, ठीक है, ठीक है। तो बताओ चारों में से कौन सा करेक्ट है? ओके, डी में ये भी दे सकता है कि नॉट इनफ डेटा, तो मोस्टली लोग नॉट इनफ डेटा मारते हैं। वो क्या सोचते हैं कि भाई एक रिएक्शन ही तो दिया है, इससे हम डेल्टा एच डेल्टा यू की चर्चा कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो यार, क्योंकि डेल्टा एन जी तुम्हारा नेगेटिव है। आर क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। टी क्या है? टेम्परेचर इन केल्विन, केल्विन का टेम्परेचर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो आर और टी अगर कभी नेगेटिव नहीं हो सकते और डेल्टा एन जी नेगेटिव है, तो ये टोटल वैल्यू क्या आ रही है? ये टोटल वैल्यू क्या आएगा? ये टोटल वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो अगर ये टोटल वैल्यू नेगेटिव आएगी तो जो डेल्टा एच होगा वो कम हो जाएगा। कैसे कम हो जाएगा? क्योंकि डेल्टा यू के बगल में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो डेल्टा यू से माइनस होगा। डेल्टा यू बेसिकली चेंज है, तो चेंज हमेशा तो पॉजिटिव ही आएगा। तो डेल्टा यू में से अगर कुछ क्वांटिटी हम माइनस कर देंगे तो डेल्टा एच छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे डेल्टा एच क्या होगा? कम होगा फ्रॉम डेल्टा यू। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि भाई ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया, मान लो H2 जो है वो यहाँ पे ऐसा है और Cl2 जो है वो चलो लिक्विड फॉर्म में है, इससे बन रहा है HCl2, HCl बन रहा है और ये भी गैसियस फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2 हो गए। खैर ये एग्जांपल गड़बड़ था, हाँ सही तो था, ठीक है। H2 है गैसियस फॉर्म में, Cl2 है गैसियस फॉर्म में, इससे बन रहा है 2HCl, ये भी गैसियस फॉर्म में। तो यहाँ पे भी 2 मोल हैं और प्रोडक्ट साइड में देखोगे तो यहाँ भी 2 मोल हैं, 1 + 1 2 मोल। तो 2 यहाँ 2 यहाँ, तो डिफरेंस कितने का आया? 0 का। तो डेल्टा एन जी अगर 0 हो गया तो ये पूरा क्या हो गया? 0 हो गया। तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू आ जाएगा। तो उस केस में ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी डी ऑप्शन कभी करेक्ट नहीं होगा, 3 ही ऑप्शन इसमें होंगे बेसिकली, ठीक है। समझ में आ गया मैं क्या बोला? आपको फील आया क्या कि डेल्टा एच डेल्टा यू से कम क्यों होगा? क्योंकि जो डेल्टा एन जी आर टी है उसकी वैल्यू क्या आ रही है? नेगेटिव आ रही है। तो अगर हमारा डेल्टा यू 10 है, ठीक है, और मान लो इसकी टोटल वैल्यू -2 आ रही है, तो डेल्टा एच 8 आएगा। अगर डेल्टा यू हमारा 10 है और ये नेगेटिव में -0.0000001 आ रही है, तो भी जो डेल्टा एच होगा वो 9.9999 कम ही आएगा, ठीक है। मतलब डेल्टा यू से डेल्टा एच हमेशा कम ही आएगा। जब भी आपको ऐसा डाउट हो कि कौन कम होगा कौन ज़्यादा होगा, कुछ वैल्यू अज्यूम कर लो। डेल्टा यू को मान लो 5, इसको मान लो 2, तो ये 5 - 2 ये 3 आ रहा है। तो ये 5 था, ये 3 आ रहा है, इसका मतलब डेल्टा यू बड़ा होगा कंपेयर टू डेल्टा एच, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। अब इसके अलावा कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जो मैं आपको करा देता हूं और फिर आपको छुट्टी देता हूं, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स 1 कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 2 कर लेते हैं, अभी देखते हैं। टेक्स्ट बुक का ही सॉल्व एग्जांपल है, ठीक है, और इसमें आपको नई नई चीज़ें बताता हूँ मैं। तो क्वेश्चन है यहाँ पे डेल्टा एच कैलकुलेट करो, सॉरी डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन दिस,
इज दिस, कैलकुलेट डेल्टा यू एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो पहले आप ट्राई कर लो दोनों क्वेश्चंस, ना हो तो फिर मैं आता हूँ, ठीक है। पहला तो हो जाना चाहिए, दूसरा चलो थोड़ा ट्रिकी है और रिएक्शन भी नहीं दी दूसरे में, है ना। तो आप लोग जब तक सॉल्व कर रहे हो मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करा दूँ, थोड़ा सा आपके कानों में दर्द दे देता हूँ, ठीक है। या फिर हो सकता है पहले सॉल्व कर लो उसके बाद ये रिवीजन सुन लो। देखो हमने अभी तक पढ़ा तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो रिपीट कर देता हूँ। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे इंडिपेंडेंट है, इंटेंसिव से इंडिपेंडेंट। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब जो डिपेंडेंट है, ठीक है। कोई भी दो रेशियो ले लो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का, तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी के इक्वल आता है। जैसे मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, मास अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी मास अपॉन मोल्स, मोलर मास आ जाएगा, है ना। और उसके अलावा हमने टाइप्स ऑफ सिस्टम देखा था, ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम में सब कुछ ट्रांसफर होगा, क्लोज्ड सिस्टम में मैटर ट्रांसफर नहीं होगा, एनर्जी होगी सिर्फ, और आइसोलेटेड में कुछ भी ट्रांसफर नहीं होगा, जैसे यूनिवर्स आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके अलावा इसके बाद हमने पढ़ा था मैं भी भूल गया यार क्या क्या पढ़ा था, डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस वगैरह हमने पढ़े थे। आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबेटिक। आइसोथर्मल मतलब डेल्टा यू जीरो, टेम्परेचर कांस्टेंट। आइसोबारिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट, डेल्टा पी जीरो। आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, डेल्टा वी जीरो। एडियाबेटिक मतलब नो हीट ट्रांसफर, क्यू जीरो, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हम लोगों ने छोटी मोटी चीज़ें देखी, छोटे छोटे डेफिनेशन देखे, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ा, सीपी सीवी का रिलेशन पढ़ा। सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर होता है, गामा इक्वल टू होता है सीपी बाय सीवी। सीवी जो होता है वो हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, और सीपी जो होता है वो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर होता है, ठीक है। डेल्टा यू का फॉर्मूला होता है एनसीबी डेल्टा टी, और डेल्टा एच का फॉर्मूला होता है एनसीपी डेल्टा टी, ठीक है। इसके अलावा हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ऐसी छोटी मोटी चीजें हमने पढ़ी। फिर हमने वर्क डन का फॉर्मूला देखा था, माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। ये कब यूज करना है, जब 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 एक्सपांशन जो है वो अगेंस्ट एक्सटर्नल कांस्टेंट प्रेशर हो। मतलब क्वेश्चन में आपको एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो कांस्टेंट दे दिया है, तब आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। कौन सा, W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1, ठीक है। और जब आपको क्वेश्चन में आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल बोल दिया, आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल बोल दिया, तो आपको यूज करना है W इक्वल टू माइनस NRTln V2 बाई V1 या P1 बाई P2, ठीक है। तो बस इतनी ही चीजें आपको याद करनी है, जितनी चीजें मैंने अभी रिपीट की। बाकी जो कुछ बताया वो कुछ खास काम का नहीं है, ठीक है। मोनोएटॉमिक गैस के लिए जो CP होता है, सॉरी जो CV होता है वो 3R/2 होता है, डायटोमिक के लिए 5R/2 होता है, ठीक है। ठीक है, चलो आ जाओ इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो बेसिकली हमें क्या निकालना है, डेल्टा यू। तो हम जानते हैं डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा NG/RT होता है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा NG कितना आएगा जरा देख लो। प्रोडक्ट साइड में 1 मोल है, इधर 5 मोल है, तो 1 - 5 4, एक रेप्टा पड़ेगा। ये देखो ये सॉलिड स्टेट में है, तो उसको थोड़ी तुम ले सकते हो। गैस और गैस देखना है ना, डेल्टा NG, जी को जानबूझ के उधर मेंशन किया है, तो 1 - 3 कितना आ गया डेल्टा NG, -2 मोल, ठीक है। तो डेल्टा यू कितना है वही कैलकुलेट करना है। डेल्टा एच कितना है, -84.4 किलो जूल में ही रहने दो, फाइनल आंसर भी किलो जूल में आ जाएगा, टेंशन नहीं है। डेल्टा NG आया -2, आर तुम्हें लेना है 8.314, क्यों, क्योंकि ये जूल में है, तो जूल पर मोल केल्विन वाला वैल्यू लेना है 8.314। कैलोरी बोल दिया तो 2 लेना है, उस समय आर की वैल्यू 2 होती है। टेम्परेचर दे रखा है 298 केल्विन, ठीक है। अब यहाँ से डेल्टा वी, तो डेल्टा यू तुम कैलकुलेट कर सकते हो, -84.4, ये -2 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, 2 8 ये आ जाएगा 16.628 और मल्टीप्लाइड बाय 298, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर दो और इसको तुम कन्वर्ट कर ही दो, चलो ठीक है, इसको कन्वर्ट कर ही दो जूल में, ठीक है। क्योंकि ये जो वैल्यू 8.314 ये बेसिकली जूल में है ना, तो तुम इसको किलो जूल में नहीं रख सकते। तो अब सॉल्व कर लो आप लोग, माइनस कर दो, आराम से वैल्यू आ जाएगी। और एक बात ध्यान रखना कि डेल्टा एच और डेल्टा यू के बीच में कोई ज़्यादा बड़ा गैप नहीं होता है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि डेल्टा एच 1000 आ रहा है तो डेल्टा यू 100 आ जाएगा ना, बहुत करीब आएगा, तुम इसी को निकाल लो, ठीक है। ये -84.4 है तो ये इतना आएगा, है ना, तो -84400। अब मैं क्या करता हूँ, मैं तुम्हारे सामने एक बार वैल्यू निकाल देता हूँ ताकि तुम्हें यकीन हो जाए कि इनके बीच में ज़्यादा बड़ा गैप नहीं होता है, ठीक है। अगर कोई भी बड़ा गैप आ रहा है तो समझ जाना आंसर गलत है तुम्हारा। तो 298 को मैं क्या करता हूँ, 16 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 6 8 48, 6 9 54, 6 5 6 दूनी हो गया, ठीक है। 8 6 7 9 16 1 17, ठीक है, 4, तो 4768 आया है, ठीक है। तो 4768, तो 4768 इसमें से माइनस हो रहा है 84,400, ठीक है। तो 84.4 में से तुम 4.7 बेसिकली माइनस कर रहे हो, तो ये तकरीबन 79.3 आ जाएगा माइनस में, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जो डेल्टा एच था वो -84 था और जो डेल्टा यू आया वो -79.3 आया है, ठीक है। तो ज़्यादा गैप है क्या, बिल्कुल नहीं,
ठीक है, कभी ऐसा हुआ कि भाई ये 84 था ये 20 आ रहा है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि डेल्टा एनजीआरटी बहुत छोटी वैल्यू होती है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट डेल्टा एनजीआरटी, बेसिकली यहाँ पे वर्क डन लिखा हुआ था, बट वो थर्मोकेमिस्ट्री के बाद हम जान पाएंगे, अगले लेक्चर में जान पाएंगे, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया। बट सीन यही है, मैंने बोला ना अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था वर्क डन का फॉर्मूला माइनस डेल्टा एनजीआरटी होता है। ठीक है, बट ठीक है अभी डेल्टा एनजीआरटी कैलकुलेट कर लो। फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ 4 मोल ऑफ SO2 एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ठीक है, तो डेल्टा एनजीआरटी हमें निकालना है। तो दिक्कत क्या है इस क्वेश्चन में? दिक्कत सिर्फ ये है कि आपको SO2 का रिएक्शन आना चाहिए। देखो मैं अभी थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ाऊंगा ना, तो आप सबका रिएक्शन जान जाओगे कि कौन किससे रिएक्ट करके क्या बनाता है। SO2 O2 से रिएक्ट करके SO4 नहीं बनाता है, SO3 बनाता है। 4 मोल SO2 रिएक्ट कराना है तो यहाँ 4 लगा दो। अब 4 सल्फर है तो यहाँ भी 4 लगा दो। ठीक है, तो 4 3 12 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 4 दूनी 8 है, कितना कम पड़ रहा है 4, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 लगा दो। देखो रिएक्शन बैलेंस हो गया, 4 दूनी 8 2 दूनी 4, 12 ऑक्सीजन यहाँ 12 ऑक्सीजन यहाँ, 4 सल्फर यहाँ 4 सल्फर यहाँ, रिएक्शन बैलेंस। ठीक है, तो अब डेल्टा एनजी निकाल दो। तो डेल्टा एनजी कितना आएगा, 4 मोल यहाँ पे माइनस 4 2 6 मोल यहाँ पे, तो -2 मोल यहाँ पे आ गया डेल्टा एनजी। तो डेल्टा एनजीआरटी की वैल्यू निकाल दो, कितना आ जाएगा -2 × 8.314 × 298। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो अब कुछ लोगों को यहाँ पे ये डाउट आता है कि भाई इसकी यूनिट क्या होती है डेल्टा एनजीआरटी की। तो फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी। तो डायमेंशनली तीनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, इसलिए ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो बेसिकली इसकी यूनिट भी जूल होती है। यकीन नहीं आ रहा, प्रूफ कर दूं, देखो डेल्टा एनजी इसकी यूनिट मोल, आर इसकी यूनिट जूल पर मोल केल्विन, टेम्परेचर इसकी यूनिट केल्विन, तो मोल यहाँ से कट गया, केल्विन यहाँ से कट गया, बचा जूल, तो इसकी यूनिट क्या होती है, जूल। ठीक है, चलिए इसी के साथ थर्मोडायनेमिक्स 1 कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग शुरू करेंगे थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री 2 लेक्चर में होगा और थर्मोडायनेमिक्स 2 मात्र 1 लेक्चर में होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।